नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डार से पिछुड़ा पार्ट 2। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, विमल दहशतनाक स्वर में बोला। इतना कुछ कर चुकने के बाद तुका ने मुझे चिट्ठी लिखी? उसने नहीं लिखी, वागले दबे स्वर में बोला। क्या क्या कहा? वो चिट्ठी तुका ने नहीं लिखी थी। तो फिर किसने लिखी थी? मैंने लिखी थी। तूने? तूने वागले? हाँ। ना लिखता तो क्या करता? बता क्या करता? हालात काबू से बाहर हुए जा रहे थे। तुका को अपना अगला कदम परलोक की ड्योढ़ी पर दिखाई दे रहा है। वो सठिया गया है। वो विक्षिप्तों की तरह विवेकहीन बातें करता है, मेरी सुनता नहीं। और है कौन? ऐसे में हालात की खबर तुझे करने की गुस्ताखी मैंने की, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुका को पता चल गया कि ऐसी कोई चिट्ठी मैंने तुझे लिखी है तो वो मेरा खून कर देगा। लेकिन वो चिट्ठी, वो हैंडराइटिंग तो तुका का था। तुझे क्या पता तुका का हैंडराइटिंग कैसा है? क्यों नहीं पता? मुझे एक बार पहले भी तुका की चिट्ठी मिल चुकी है, सोनपुर में डॉक्टर अल स्लेटर के पते पर, जबकि मैं नए चेहरे के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने वहां गया था। वो चिट्ठी भी मैंने ही लिखी थी। सरदार तुका को लिखना आता ही नहीं। वो बिल्कुल अनपढ़ है, बस थोड़ी बहुत मराठी पढ़ लेता है और बहुत ही सख्त जरूरत पड़ने पर उसी के 2-3 अक्षर लिख लेता है। ओह ओह। कई क्षण खामोशी रही। सरदार, फिर वागले बोला, तूने बहुत अच्छा किया जो गैस डिलीवरी वाला बन के चैम्बूर पहुंचा। सीधा चला आता तो मेरी पोल खुल जाती। मैं वहां इस वजह से बहरूप में नहीं आया था, विमल बोला। मुझे तो तेरी ऐसी किसी पोल की खबर ही नहीं थी जो कि मेरी वजह से खुल सकती थी। मैंने तो सावधानी इस अंदेशे से बरती थी कि कहीं आज भी कंपनी के लोग इस उम्मीद में तुका के घर की ताक में न हो कि कंपनी का दुश्मन नंबर 1 सोहल कभी न कभी वहां लौटेगा। वो है हमारे घर की ताक में। सड़क के पार के तुका के घर के ऐन सामने वाले मकान की पहली मंजिल पर 24 घंटे डटे रहते हैं। लेकिन हमने कभी उनकी फिक्र नहीं की थी। मेरा मतलब है तुझे चिट्ठी लिखने से पहले पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तू फिर बंबई आएगा। कंपनी को तो ये बात नहीं मालूम। वो तो है, अगर वो फिर तुका को पकड़कर ले जाएं और जबरन उससे कुछ कबूलवाने की कोशिश करें तो वो बहुत खुश होगा। अपनी बीमारी से वो इतना तंग है कि खुदकुशी के अलावा किसी भी बहाने उसे मौत आए वो उसे खुशी खुशी गले लगाएगा। अपने बारे में क्या ख्याल है? तू भी तो जानता है मेरा दिल्ली का पता। वो लापरवाही से हंसा। उसकी हंसी ही उसका जवाब थी। आखिर वो तुका का शागिर्द था। राज बहादुर बखिया और इकबाल सिंह दोनों जिसकी जुबान खुलवाने की कोशिश कर चुके थे और बुरी तरह से नाकाम हो चुके थे। सरदार, वागले धीरे से बोला, तुका को कुछ हो गया तो मेरी मौत तो अपने आप ही हो जाएगी। भगवान मेरे से इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकता कि मेरा मालिक मर जाए और मैं जिंदा रहूं। ऐसा सजावार कदम मेरा बनाने वाला मेरे खिलाफ नहीं उठा सकता। विमल भावुक हुए बिना न रह सका। उसका गला रूंधने लगा। ऐसा ही था वागले। वो अपने राम का भक्त हनुमान था। वागले जैसी स्वामी भक्ति आज की दुनिया में दुर्लभ थी। तुका को कुछ नहीं होगा मेरे भाई, विमल भर्राई कंठ से बोला। अब मैं आ गया हूँ, अब तुका को कुछ नहीं होगा। तेरे मुंह में घी शक्कर सरदार। तेरा वाहेगुरु रहती दुनिया तक तेरा इकबाल बुलंद रखे। तुका तो अपनी टांग की वजह से अब घर से क्या निकलता होगा। तू निकले तो वो लोग तेरे पीछे लगते हैं। कभी लगते हैं, कभी नहीं लगते। दरअसल उनकी दिलचस्पी वहां आने वाले लोगों में है। आता कौन होगा? चंदा मांगने आने वालों के अलावा कोई भी नहीं। फिर तो वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। ऐसा तो नहीं है आज वो तुझे पहचान लेते तो सारे बर्बाद हुए वक्त की वसूली एक ही बार में ही जाती। आज तो तेरे पीछे कोई नहीं लगा था, मैंने खुद तस्दीक की थी। बोला ना, वो कभी पीछे लगते हैं, कभी नहीं लगते। आज उनका मूड नहीं बना होगा मेरे पीछे लगने का। कंपनी का अब क्या हाल है? अब कैसा चल रहा है उसका निजाम? ठीक ही चल रहा है, अलबत्ता कारोबार पहले जैसा व्यापक नहीं रहा है। कारोबार के खाते में आज की तारीख में कंपनी के 2 ही मेन धंधे बताए जाते हैं। कौन से? नारकोटिक स्मगलिंग और प्रोस्टिट्यूशन। ओह, पहले जुआ घरों पर भी जोर था, लेकिन जब से तूने हरनबी रोड पर
चलने वाली कंपनी की क्लब 29 को हिट किया है और बादशाह अब्दुल मजीद दलवई का स्वेन नेक पॉइंट वाला कसिनो फूका है, तब से कंपनी का ये धंधा भी बंद ही है। अब सरगना कौन है कंपनी का? व्यास शंकर गजरे। इकबाल सिंह के दौर में वो कंपनी के निज़ाम में नंबर 2 का दर्जा रखता था। कैसा है वो? अब बखिया तो नहीं है, लेकिन इकबाल सिंह से ज़्यादा कड़क है। ना होता तो इकबाल सिंह के बाद कंपनी की बादशाहत ना हथिया पाता। क्यों? क्योंकि इकबाल सिंह के गायब होते ही फिर कंपनी के कई दावेदार निकल आए थे, वैसे ही जैसे तेरे हाथों बखिया की मौत के बाद निकल आए थे। व्यास शंकर गजरे के अलावा दावेदारी के लिए जो टॉप के दादा सामने आए थे वो थे कावस बिलमोरिया, रशीद पावले, भाई सावंत, खालिद बाटला, किशोर पिंगले, सुशील माकड़वाला, दशरथ किलकेकर और कीमत राय भेरवानी। कंपनी की बादशाहत हथियाने के लिए गजरे ने कावस बिलमोरिया और रशीद पावले को किसी न किसी तरह से अपनी तरफ मिला लिया था और खालिद बाटला, सुशील माकड़वाला और कीमत राय भेरवानी का कत्ल करवा दिया था। उन तीनों के खत्म होते ही बाकी के दादा, जिनमें से किशोर पिंगले, भाई सावंत और दशरथ किलेकर प्रमुख थे, खुद ही पनाह मांगने लगे थे। यानी कि गजरे ने जल्दी ही अपनी ताकत का सिक्का जमा लिया था। जल्दी तो नहीं, 6-7 महीने लगे थे तमाम जोड़ तोड़ और खून खराबे में। एक लंबी उथल पुथल के बाद ही कहीं जाकर गजरे बिग बॉस बनकर उभरा था। आईसी अब कंपनी के निजाम में गजरे नंबर 1 है। कावस बिलमोरिया और रशीद पावले उसके दाएं बाएं हैं, यानी कि दोनों नंबर 2 हैं। किशोर पिंगले, दशरथ किलेकर और भाई सावंत नंबर 3 पर हैं। कंपनी का सिपह सलार अभी भी अपना श्याम डोंगरे ही है। इकबाल सिंह की क्या खोज खबर है? कोई खोज खबर नहीं, किसी को भी नहीं। तुझे मालूम ही है कि तेरे बम्बई से रुखसत होने के वक्त दिल्ली तक तो वो हमारे साथ गया था। वहाँ से मैं, तुकाराम और तू एयरपोर्ट से ही टैक्सी करके चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए थे। तब इकबाल सिंह दिल्ली ही टिका या वापस बम्बई लौटा, इस बात की हमें खबर नहीं। बम्बई तो वो ज़रूर आया होगा, क्योंकि उसने परिजात स्टूडियो से वो सूटकेस बरामद करना था जिसमें कि 50 लाख रुपए की रकम बंद थी। 5 करोड़ रुपए कीमत के वो हीरे जवाहरात काबू में करने थे, जो कि उसके लिए उसकी लाइफ इंश्योरेंस का दर्जा रखते थे, और अपने खार वाले बंगले से अपनी खूबसूरत पारसी बीवी लवलीन को साथ लेना था। तो फिर वापस बम्बई लौटा होगा और फिर कहीं खिसक गया होगा। कहाँ? कहीं भी। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी दुनिया है। कंपनी के बड़े दादा इस बात से हैरान न हुए कि इकबाल सिंह एकाएक गायब हो गया था। वो ज़रूर होते अगर कंपनी के सिपा सलार डोंगरे ने सब कुछ न बक दिया होता। ओह! विमल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, इकबाल सिंह का ख्याल था कि डोंगरे उससे बाहर नहीं जा सकता था, जबकि मैंने उसे तभी कहा था कि वो कंपनी का सिपा सलार था। उससे उसी से वफादारी दिखाना अपेक्षित था, जो कि कंपनी के निजाम के शिखर पर था। अपनी सिपह सलारी महफूज रखने के लिए वो तो इकबाल सिंह के गायब होते ही गजरे की चंपी करने में जुट गया होगा। वागले ने सहमति में सिर हिलाया। कंपनी में इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि इकबाल सिंह कंपनी को धोखा देकर उसका करोड़ों का माल हड़प कर कंपनी के दुश्मन नंबर 1 से अपनी जान का सौदा करके कंपनी से हमेशा के लिए पल्ला झाड़कर खिसक गया है। बहुत तीखी प्रतिक्रिया है। कंपनी की बादशाहत पर काबिज होते ही गजरे ने सारे अंडरवर्ल्ड में ये घोषणा करवा दी थी कि इकबाल सिंह का कोई पक्का पता बताने वाले को नजराना 5 पेटी, उसका सिर काटकर लाने वाले को इनाम 20 पेटी, जमा कंपनी के निजाम में ओहदेदारी। फिर तो इकबाल सिंह की खैर नहीं। कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई न कोई तो उसे तलाश कर ही लेगा। ऐसे ही तलाश उसे तेरी भी है। अच्छा, उसे भी? उसे क्यों नहीं? तेरी धमकी की जो तलवार इकबाल सिंह के सिर पर लटकी हुई थी, वो क्या अब उसके सिर पर नहीं लटकी हुई? गजरे क्या जानता नहीं कि जो भी बखिया की गद्दी पर काबिज होगा वो तेरी इस धमकी की तलवार के जेरे साया ही होगा कि तू हर उस आदमी के खून का प्यासा है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का झंडा बरदार है और बड़ा मेहनत है। तेरी जानकारी के लिए कंपनी की कमान गजरे के हाथ में आते ही डोंगरे खुद नीलम की तलाश में और नीलम के जरिए तेरी तलाश में चंडीगढ़ गया था।
ये तेरी खुशकिस्मती थी कि तब तक तू चंडीगढ़ को हमेशा के लिए छोड़ चुका था और अरविंद कौल नामक विस्थापित कश्मीरी की अपनी नई शिनाख्त के साथ दिल्ली आ बसा था। ओह, तो ये वजह है कंपनी के प्यादों के आज भी चैम्बूर में तैनात होने की। जाहिर है, एयरपोर्ट पर क्यों नहीं, रेलवे स्टेशनों पर क्यों नहीं? शायद वहां भी हो। तू बंबई कैसे पहुंचा? प्लेन से। कोई बड़ी बात नहीं कि तेरे मौजूदा हुलिये में तू न पहचाना जा सका हो। विमल को विनोद शिंदे की याद आई। शुक्र था खुदा का कि वो कंपनी का प्यादा नहीं था। अब तू गजरे के पीछे पड़ेगा? वागले उत्सुक भाव से बोला। क्या फायदा होगा? विमल उदासीन भाव से बोला। बखिया मरा तो इकबाल सिंह आ गया, इकबाल गया तो गजरे आ गया, वो जाएगा तो कोई और आ जाएगा, और के बाद कोई और आ जाएगा। ये तो साला गैंगस्टरों का मुगलिया खानदान चल रहा है कंपनी में। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, बखिया के बाद इकबाल सिंह, इकबाल सिंह के बाद गजरे, गजरे के बाद कोई बिलमोरिया, कोई पावरे, कोई पिंगरे, कोई किलेकर, कोई सावंत, कोई काला चोर। यानी कि कंपनी की मुखालफ छोड़ रहा है? हरगिज नहीं। तो फिर अब मैं अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करूंगा। अब मैं चोर की मां को पकड़ूंगा। क्या मतलब? अब कंपनी का निजाम मैं हथियाऊंगा। क्या? वागले हैरानी और अविश्वास भरे स्वर में बोला। तू बखिया बनेगा? तू ऐन वो काम करेगा जिसकी वजह से तू कंपनी के टॉप के ओहदेदारों के खून का प्यासा है? और कोई तरीका नहीं ऑर्गेनाइज क्राइम की इस लंबी श्रृंखला को खत्म करने का। वागले, मैं बखिया नहीं बनूंगा, लेकिन बखिया की गद्दी हथिया कर उस पर कोई ऐसा आदमी बिठाऊंगा जो कि इस बात की गारंटी होगा कि कंपनी नशे का व्यापार न तो खुद करेगी और न नशे का व्यापार करने वालों की सरपरस्त बनेगी। नशे के व्यापार के मैं सख्त खिलाफ हूँ। इसके अलावा कंपनी के जो धंधे मुझे सख्त नापसंद है वो है पेटी लगाकर कत्ल करवाने का धंधा, बाल वेश्यावृत्ति, लैंड ग्रेब में मशगूल भूमि माफिया, उद्योगपतियों का अगवा और फिरौती वगैरह। बाकी क्या बचेगा? बचेगा, बहुत कुछ बचेगा। इतना काफ़ी कुछ बचेगा कि तुका को ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि यतीम खानों, विधवा आश्रमों वगैरह के लिए जो वजीफे मैंने या उसने बांध दिए, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तू ख्वाब देख रहा है। मैं इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करके दिखाऊंगा। तुका ने अपनी नादानी से या अपनी दयानतदारी से जो इतने बड़े खर्चे बांध लिए हैं, उनकी पूर्ति किसी और तरीके से मुमकिन नहीं। ऐसा आदमी कहाँ से लाएगा जो तेरे बदले कंपनी में गद्दी नशीन होगा? ऐसा आदमी इकबाल सिंह हो सकता है, वो तो गायब है। ढूंढ लेंगे। कंपनी के ढूंढे तो मिल नहीं रहा। मिल जाएगा। वो ना मिला तो इब्राहिम कालिया को आजमाएंगे। वो तो जेल में बंद है। अब ये ना कहना छुड़ा लेंगे। विमल तनिक हंसा और फिर बोला, वागरे, ऐसा आदमी खुद गजरे ही हो सकता है। क्या? वागरे हकलाया सा बोला। मैं उसे समझाऊंगा कि कैसे उसके सिर पर से मेरी धमकी की तलवार भी हट सकती है और वो कंपनी की गद्दी पर भी काबिज रह सकता है। तू समझाएगा और वो समझ जाएगा। समझदार होगा तो समझ जाएगा और कबूल कर लेगा तेरा पिट्ठू बन के रहना। समझदार होगा तो। सरदार, वो समझेगा तो क्या, उसे समझाने के लिए तो उसके करीब भी नहीं फटक पाएगा। देखेंगे। तू आग से खेलने की तैयारी कर रहा है। खेलने की क्या, तू उसमें छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। तू जौहर जैसी ज्वाला में जलने को आमादा है। हो सकता है मेरे भाई, वो दरख्त परवान नहीं चढ़ सकता जिसे हर वक्त अपने पर बिजली गिरने की दहशत सताती हो। सरदार, बखिया के निजाम के मुकाबले में कंपनी का जद्दोजलाल घट जरूर गया है, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं पिलपिला गई। जो बोला ना, देखेंगे, वो आगे की बातें हैं। उस सिलसिले में जो होगा होते होते होगा। वो बहुत सावधानी से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से फूंक फूंक कर कदम उठाने वाला काम है। एक भी कदम गलत उठ जाने का मतलब होगा कंपनी के हाथों नारकीय यातनाएं भुगतने के बाद मौत। और फिलहाल मेरा आत्महत्या करने का कोई इरादा नहीं। विमल एक क्षण ठिठका और फिर चिंतित भाव से बोला, वैसे भी मेरी मौजूदा प्रॉब्लम कुछ और है। क्या? अभी मैंने फौरन कुछ करना है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। क्या? बताऊंगा। तू बता, अपने यार दोस्तों के क्या हाल है? सलाउद्दीन कैसा है? उसके चारों बेटे कैसे हैं? सब ठीक है।
इरफान बढ़िया, प्रधान फिट, अकरम लॉटरी वाला, उससे आजकल कोई संपर्क नहीं, मुबारक अली से भी नहीं। दोनों का मुझे ये भी पता नहीं कि वो बम्बई में भी हैं या नहीं। मुबारक अली दिल्ली में है और फिलहाल उसका वहीं बसने का इरादा है। तुझे कैसे मालूम? मिला था वो मुझे। बहरहाल वो किस्सा फिर कभी। अब तो पहले एक मेरा कहना मान और एक मेरा काम कर। क्या? तुकाराम को अभी मेरी आमद की खबर नहीं करना। क्यों? सवाल न कर वागरे, कहना मान। कब तक खबर न करूं? जब तक मैं न कहूं। तू कब कहेगा? तुझे खबर लग जाएगी। कैसे? चैम्बूर तो अब मैं तुझे बहरूप में भी आने की राय नहीं दूंगा, और टेलीफोन पर भी हमें शक ही रहता है कि वो कंपनी के प्यादों ने टेप किया हुआ है। तुझे चर्च गेट के उस यतीम खाने की खबर है जिसकी मैनेजर फिरोज़ा है? किसी पब्लिक टेलीफोन से कल किसी वक्त वहाँ फ़ोन करना और बड़ौदा से आए PN घड़ी वालों को पूछना। तेरा वहाँ ठहरने का इरादा है तो सही, लेकिन वहाँ का माहौल मौजूद ना हुआ तो इरादा बदल भी सकता है। बहरहाल कल वहाँ PN घड़ीवाला को की तेरी फ़ोन कॉल का पॉजिटिव या नेगेटिव कोई न कोई जवाब तुझे ज़रूर मिलेगा। ठीक? वागरे ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला, अब काम बोल। मुझे उन संस्थाओं की मैं उनके संचालकों के नाम की लिस्ट चाहिए जिन्हें तुकाराम ने बड़ी बड़ी रकमें दी हैं। तू क्या करेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन उनमें से कई तो फरार हो गए हैं। उनके नाम खास तौर से बता, सब मिल जाएंगे। मिल क्या जाएंगे? वो जहाँ भी होंगे दौड़े दौड़े वापस आएंगे, अपने गुनाह बख्शवाने, अपनी जानों की खैर मनाने। ठीक है, कल अगर फ़ोन पर तेरे से बात हो गई तो मैं तुझे ये भी बता दूंगा कि वो लिस्ट तेरे तक कैसे पहुँचेगी। बढ़िया। तू तुका से मिल लेता तो वो बहुत खुश होता, उसके मुर्दा जिस्म में जान पड़ जाती। वागले, विमल भर्राई कंठ से बोला, मेरा रोम रोम अपने दोस्त से, अपने मोहसिन से मिलने को तड़प रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? बोला ना, सवाल न कर। वागले खामोश रहा। मैं आगे चर्च गेट तक जाऊंगा, तेरा अब जहाँ जी चाहे उतर जाना। वागले ने खिड़की से बाहर झांका और बोला, चरनी रोड स्टेशन आने वाला है, बल्कि आ ही गया है। ठीक है, मैं जाता हूँ। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। गाड़ी रुकी तो वागले उसमें से उतर गया। विमल ने एक गहरी सांस ली और अपनी मंजिल आने का इंतजार करने लगा। अब उसने उस शख्स को तलाश करना था जिसका न उसे नाम मालूम था न पता मालूम था, लेकिन जो कहता था कि उसके पास कंपनी का 10 करोड़ रुपया लूटने की कोई ऐसी स्कीम थी जिस पर फौरन अमल ज़रूरी था। या वो ख्वाब ही देख रहा था? चर्च गेट स्टेशन पर उतरकर विमल यतीम खाने पहुंचा तो उसकी 35 साला पारसी मैनेजर फिरोज़ा ने उसे वैसे ही संदिग्ध भाव से देखा जैसे पहले तब देखा था जबकि वो अपने कल्लाल जैसे मुसलमान वाले बहरूप में पहली बार वहां पहुंचा था और खुद 100 बच्चों वाले उस यतीम खाने के लिए 2 लाख रुपए सालाना का वजीफा बांध कर गया था। हमेशा की तरह ऑफिस में फिरोज़ा के पहलू में उम्र में उससे काफ़ी बड़ा उसका पिल पिलाया सा पति नौशेरवान जी खड़ा था, जिसका नाम उसने अपने घड़ी वाले बहरूप के लिए इस्तेमाल किया था। कौन हो? फिरोज़ा बोली। क्या चाहते हो? बल्ले, विमल बोला, तुम्हारा यतीम खाना तो चमचम कर रहा है फिरोज़ा बाई। बच्चे भी साफ सुथरे कपड़ों में जगमग जगमग कर रहे हैं। पिछली बार तो ये कूड़ेदान लग रहा था। फिरोज़ा ने असमंजसपूर्ण भाव से पहले उसकी तरफ और फिर अपने पति की तरफ देखा। कौन हो भाई तुम? नौशेरवान जी बोला। आदिल कैसा है? विमल बोला। यास्मीन कैसी है? दोनों सकपकाए। मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि 2 लाख की सालाना ग्रांट की रकम में तुम लोगों ने कोई भांजी मारने की कोशिश नहीं की, वरना मुझे अपनी धमकी पर खरा उतरना पड़ता। धमकी? फिरोज़ा के मुंह से निकला। कि मैं खुद आकर अपने हाथों से यहाँ के 100 बच्चों को तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ा करके तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। बधाई हो फिरोज़ा बाई कि ऐसा कुछ होने की नौबत तुमने नहीं आने दी। तत्काल फिरोज़ा के नेत्र फैले। वो उछलकर कुर्सी से खड़ी हुई और हक बकाई सी बोली, तुम वो हो? विमल मुस्कुराया। अरे नौशेरवान जी, खड़ा खड़ा मुंह क्या ताकता है? देखता नहीं मेरा हस्बैंड आयला है, जाके फौरन ठंडा लेके आ। तब नौशेरवान जी ने उसे पहचाना। वो आंधी की तरह बाहर गया और तूफान की तरह
एक कोल्ड ड्रिंक के साथ वापस लौटा। उसने ऐसे कोल्ड ड्रिंक का गिलास विमल के सामने रखा जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा हो, क्राइस्ट के सामने कैंडल जला रहा हो। बैठो, विमल बोला। नहीं, फिरोज़ा बोली, हम तुम्हारे सामने कैसे बैठ सकते हैं? क्यों नौशेरवान जी? यस माय डियर, नौशेरवान जी तत्काल बोला। तुम एकदम ठीक बोला। होटल सी व्यू का कमरा नंबर 608 भूला तो नहीं होगा? विमल मुस्कुराता हुआ बोला। अक्खी जिंदगी नहीं भूलेगा, फिरोज़ा बोली। उधर तो जैसे फिरोज़ा की मौत आई और उसे छू के चली गई। बॉस, नौशेरवान जी बोला, तुमने मेरा वाइफ का लाइफ बचाया। हम कभी ठीक से तुम्हारा थैंक यू ना बोल सका, अब बोलता है। थैंक यू बॉस, एंड गॉड ब्लेस यू। अरे नौशेरवान जी, विमल बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला। फिरोज़ा को उधर फंसाया भी तो मैं नहीं था, फिर बचाता कैसे नहीं? तुम उधर ऐसा ही बोला, बाजू थामने का है तो मुंडी कट जाए, बाजू नहीं छोड़ने का है। वही, बाह जिना दी पकड़िए, सिर दीजिए बाह न छड़िए। यस, समथिंग लाइक दैट। हम कभी सपने में नहीं सोचा था, नौशेरवान जी बोला, कि तुम इधर वापस लौटेगा। क्यों? विमल बोला। यू आर अ बिग बॉस मैन, इधर यतीम खाने में काहे को आएगा? पहले भी तो आता था। पहले हमारे को मालूम नहीं था कि तुम अब मालूम है। नौशेरवान जी और फिरोज़ा दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। और कौन फिरोज़ा को कंपनी के चंगुल से छुड़ा सकता था? नौशेरवान जी बोला। कैसे आए? फिरोज़ा ने पूछा। एक खास मकसद से आया हूँ, विमल बोला। पता नहीं पूरा होगा या नहीं। क्या? मैं कुछ दिन इधर रहना चाहता हूँ। इधर? क्यों, कोई ऐतराज? नहीं, लेकिन ये जगह तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुम्हारे काबिल है तो मेरे काबिल क्यों नहीं है? फिरोज़ा ने जवाब न दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये मालूम हो जाने के बाद कि मैं एक इश्तिहारी मुजरिम हूँ, खतरनाक मवाली हूँ, तुम मुझे अपने करीब नहीं देखना चाहती? ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिरोज़ा तत्काल बेधड़क बोली। तुम इधर रहेंगा तो हम तो बोलेंगा कि घर में गॉड आया। नौशेरवान जी अभी एक बेडरूम ठीक करता है। यस, नौशेरवान जी बोला, राइट अवे। वो तुम इत्मीनान से करना, अभी मैंने फ़ौरन कहीं जाना है। अभी फ़िलहाल तुम मेरा सूटकेस संभाल लो। तुम अभी नहीं जाना सकता, फिरोज़ा तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोली। अभी तो पहले इधर का बच्चा लोग तुम्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। पागल हुई हो? मैं इस काबिल कब का हो गया? लो, गॉड पूछता है वो वर्शिप के काबिल कब को हो गया? फिरोज़ा, विमल संजीदगी से बोला और उठ खड़ा हुआ। अभी मैंने फ़ौरन कहीं जाना है। ठीक है, लेकिन लौटने पर तब की तब देखेंगे। पता नहीं लौट पाऊंगा भी कि नहीं। बॉस, तू 100 साल जिएगा, नौशेरवान जी बोला। तो मैं चलता हूँ। ज़रूर, फिरोज़ा धीरे से बोली, लेकिन एक बात सुन के जाना। क्या? अपन अक्खी जिंदगी तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। ज़रूर नहीं देखा होगा, मेरे से बड़ा पापी। अपन को ये भी मालूम तुम इधर क्यों रहना मांगता है। अच्छा? हाँ, अपन तुम्हारे को ये बताना मांगता है कि जब तक फिरोज़ा और नौशेरवान जी जिंदा है, इधर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। थैंक यू फिरोज़ा, थैंक यू नौशेरवान जी। इसी उम्मीद में मैं यहाँ आया था। मुझे खुशी है कि मुझे ना उम्मीद नहीं होना पड़ा। फिरोज़ा ने मुंह न खोला। एकाएक उसकी आंखें डबडबा आई थी और गला रूंधने लगा था। वैसा ही जज्बाती उसका खाविंद हो रहा था। धन करतार। एक टैक्सी पर सवार विमल फिर ठाणे क्रीक की ओर उड़ा जा रहा था। अपने पाइप के छोटे छोटे कश लगाता वो टैक्सी की पिछली सीट पर ऊँघता सा पसरा पड़ा था। हालात से वो बहुत विचलित था। तुकाराम की अपाहिज जैसी हालत और उसके ख्यालात में इनकलाबी तब्दीली उसे बहुत विचलित कर रही थी। उसने सुना था कि जब कोई अपनी मौत के करीब होता था तो उसे इस बात का एहसास हो जाता था। क्या बात सच में ही यही थी या वागले के शब्दों में वो सठिया गया था? बहरहाल तुकाराम में वो बदलाव उसकी कल्पना से परे था। नामी स्मगलर, दुर्दांत हत्यारा, बखिया से टक्कर लेने वाला वीर मराठा, शांता जीवा बाले देवा जैसे 4 शहीद शेर भाइयों का बब्बर शेर भाई तुका क्यों कर एकाएक साधु संतों जैसी वाणी बोलने वाला शख्स बन गया था। क्या इतने सूरमा इंसान को मौत ने खौफजदा कर दिया था? नहीं,
विमल का सिर अपने आप जोर से इनकार में हिला। ऐसा कैसे हो सकता था? मौत को डराने वाला जाबाज तुका मौत से डर कैसे सकता था? जो शख्स अपनी आंखों के सामने अपने 4 भाइयों की मौत से विचलित नहीं हुआ, वो भला खुद अपनी मौत से कैसे विचलित हो सकता था? तो क्या उसके मन में पश्चाताप की भावना भर गई थी? वो एकाएक अपने पापों का प्रायश्चित करने का ख्वाहिशमंद हो उठा था। पता नहीं क्या माजरा था। अलबत्ता एक बात निश्चित थी कि मौजूदा हालात में वो पैसा ही भारी समस्या बना हुआ था, जिसे तुका ने और खुद उसने दोनों हाथों से लुटाया था। अभी कल की बात थी कि दिल्ली के दादा गुरबख्श लाल की मौत के बाद उसकी फरीदाबाद वाली कोठी की गुप्त सेफ में से करोड़ों रुपया बरामद किया था, जो कि उसने बड़ी फराख दिली से कुछ मुबारक अली और उसके धोबियों में बांट दिया था, और कुछ गुरबख्श लाल की मौत के बाद उसकी जगह लेने वाले उसके लेफ्टिनेंट कुशवाहा को सौंप दिया था। क्या वो दिल्ली जाकर वो रुपया वापस वसूलने की कोशिश करे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? खुद अपनी राजी से तकसीम किया माल वो किस मुंह से वापस मांगने जा सकता था? नीलम के पास वो काफ़ी पैसा छोड़ कर आया था, लेकिन वो पैसा इतना काफ़ी नहीं था कि मौजूदा माली दुश्वारियों का हल बन सकता। वो तो तुकाराम का गिरवी मकान छुड़ाने के लिए भी काफ़ी नहीं था। दाता, उसके मुंह से निकला, तेरे रंग न्यारे। कंपनी का निजाम हथियाने की बात उसे एकाएक नहीं सूझी थी। नीलम से शादी करके गृहस्थ बन जाने से पहले इकबाल सिंह से टक्कर के दौर में भी उसके जहन में ये ख्याल कई बार पनपा था, और वो ज़रूर इस पर अमल भी करता अगर इकबाल सिंह ने उसे ये चौंका देने वाली खबर सुनाकर कि नीलम जिंदा थी, उसकी खुद की जिंदगी का मुकम्मल जुग्राफिया ही न बदल दिया होता। वो तो गृहस्थ बन के गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में अकाउंटेंट की वाइट कॉलर जॉब करने वाला एक कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण, सदाचारी नागरिक बन ही गया था, जबकि दिल्ली के अंडरवर्ल्ड सुपर बॉस गुरबख्श लाल से उसकी भिड़ंत के हालात अपने आप ही पैदा हो गए थे और उसके गले पड़ गए थे। खून खराबे का हौलनाक सिलसिला एकाएक शुरू हुआ था, जो कि उसके हाथों गुरबख्श लाल की मौत पर ही जाकर खत्म हुआ था। यूं अपराध की दुनिया से हमेशा के लिए किनारा कर लेने का उसका ख्वाब बहुत जल्द टूट गया था। गुनाह के जहाज से उड़े पंछी को वापस जहाज पर ही पनाह मिली थी। अब फिर वो पत्ते की तरह डाल से टूटा था और हालात की आंधी में उड़ता बम्बई आकर गिरा था। जहाज के पंछी के पास तो जहाज पर लौट आने का विकल्प था, लेकिन क्या डाल से टूटा पत्ता भी वापस जाकर डाल से जुड़ सकता था? उस ख्याल से ही उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने झटक कर ये ख्याल अपने जहन से निकाला कि अपनी बीवी से, अपनी औलाद से उसका नाता जिंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं जुड़ने वाला था। दाता, दुख सुखू तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुआइये, पुल से आगे किधर चलूं? उसने हड़बड़ाकर खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि टैक्सी ठाणे क्रीक का पुल पार कर भी चुकी थी। अभी सीधे, वो टैक्सी ड्राइवर से बोला, फिर चौराहे से बाएं, बरोबर। वहां वो इस उम्मीद में आया था कि काली एम्बेसडर वाले ने अपना नाम पता लिखकर जो कागज उसे पेश किया था और जिसे फाड़कर उसने हवा में उड़ा दिया था, वो अभी भी वहीं कहीं उड़ता फिर रहा होगा। उसकी उम्मीद पूरी न हुई। मुलाकात की उस जगह का और उसके इर्द गिर्द का चप्पा चप्पा छानने के बावजूद उसी कागज के 2 टुकड़ों के दर्शन न हुए। पता नहीं हवा उन्हें वहां से कितनी दूर उड़ाकर ले गई थी। भाग्य की कैसी विडंबना थी कि कागज के उस पुर्जे पर लिखी उस इबारत पर उसने उस घड़ी निगाह डालने की भी जरूरत नहीं समझी थी, जिसकी तलाश में अब वो उस जगह की खाक छानने पहुंचा हुआ था। उसने तो काली एम्बेसडर के नंबर तक की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। चलो भाई वापस, निराश विमल टैक्सी में सवार होता हुआ बोला। किधर? टैक्सी ड्राइवर बोला, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट विमल इस उम्मीद के साथ पहुंचा था कि उससे ना उम्मीद होकर वो शख्स सईद लाला की टोह लेने के अपने उस काम को अंजाम देने फिर एयरपोर्ट पर पहुंच गया होगा, जिसे कि वो पिछले 3 दिनों से मुतवातर तलाश कर रहा था। एयरपोर्ट पर वो शख्स उसे कहीं दिखाई ना दिया, ना अराइवल वाले गेट पर, ना उधर के लाउंज में, ना विजिटर्स गैलरी में। वहां कहीं कोई दूरबीन वाला शख्स नहीं था। अब उसकी तलाश में कहाँ जाए वो? क्या होटल सी व्यू, जहाँ की वो कहता था
कि वो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करता था। क्षणिक हिचकिचाहट के बाद वो फिर एक टैक्सी पर सवार हुआ और उसने जुहू का रुख किया। कंपनी के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू में कदम रखना शेर की मान में कदम रखने के समान था। कंपनी के प्यादों में और बंबई के अंडरवर्ल्ड में अगर सच में ही सोहल के नए चेहरे की और उसके फ्रेंच कट दाढ़ी वाले यानी कि PN घड़ी वाले बहरूप की तस्वीरें मिठाई की तरह बांटी जा चुकी थी, तो सरेआम उसका वहां पहुंचना उसका एक निहायत खतरनाक कदम था। लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसने डेविड नाम के कंपनी के एक प्यादे को न सिर्फ तलाश करना था, जल्द अज जल्द तलाश करना था। अब वही उसी काली एम्बेसडर वाले का कोई अता पता बता सकता था, क्योंकि काली एम्बेसडर वाले ने कहा था कि डेविड उसका दोस्त था। उसने टैक्सी का भाड़ा चुकाकर उसे रुखसत किया और शानदार 5 स्टार होटल सी व्यू की लॉबी में कदम रखा। उस होटल से और उसके निजाम से वो पूरी तरह से वाकिफ था। वो शानदार 18 मंजिला होटल बखिया के टाइम से ही कंपनी का हेडक्वार्टर था। उसकी दूसरी से 5वीं मंजिल तक के तमाम कमरे और स्वीट कंपनी के एम्पायर के अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षित थे। उन 4 मंजिलों पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति के कदम पड़ना असंभव था। अलबत्ता बाकी मंजिलों पर विधिवत 5 स्टार होटल चलता था। वो 4 मंजिलें होटल की बाकी मंजिलों से यूं सील करके अलग की हुई थी कि होटल की लॉबी में रिसेप्शन के पहलू से जो मेन लिफ्टों का सिलसिला चलता था, उनके इंडिकेटरों पर 2 से 5 तक की 4 मंजिलों की मार्किंग ही नहीं थी। वो लिफ्टें पहली मंजिल के बाद सीधी छठी मंजिल पर पहुंच जाती थी। दूसरी से 5वीं मंजिल के बीच की मंजिलों के लिए अलग लिफ्टें थी, जो कि इमारत के दाएं कोने में थी, जिन तक पहुंचने के लिए रास्ता जाता तो होटल की मेन लॉबी से होकर ही था। लेकिन उस रास्ते के दहाने पर एक बिजली द्वारा संचालित दरवाजा था, जो हर वक्त बंद रहता था। उस दरवाजे के सामने एक सशस्त्र गार्ड और 2 सूट बूट धारी व्यक्ति हर वक्त मौजूद रहते थे, जो कि उस घड़ी भी मौजूद थे। वो दरवाजा उन तीनों के किसी आगंतुक के प्रति पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही खोला जाता था। बखिया की वो बादशाहत एकदम माफिया स्टाइल से चलती थी, जहाँ की माफिया की तरह ही सीढ़ी दर सीढ़ी ओहदेदारी चलती थी। यूं टॉप बॉस तक, जो कि कभी बखिया था और आजकल गजरे था, किसी की सीधी पहुंच संभव नहीं होती थी। उस बादशाहत में और माफिया में कोई फर्क था तो यही था कि वहां माफिया का नाम नहीं इस्तेमाल किया जाता था और ना ही उसे माफिया स्टाइल में ऑर्गेनाइजेशन, सिंडिकेट या आउटफिट जैसे फैंसी नामों से पुकारा जाता था। काले पहाड़ बखिया द्वारा संस्थापित वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाती थी। किसी भी संदर्भ में स्मगलरों, गैंगस्टरों, बुर्दा फरोशों, गुंडे बदमाशों के उस गिरोह का जिक्र आता था तो उसे कंपनी के नाम से संबोधित किया जाता था। बंबई शहर में सोहल द्वारा मचाए गए उस कोहराम से पहले, जो कि बखिया की विभत्स मौत पर जाकर खत्म हुआ था, वहां ठहरे किसी मेहमान को कानों कान खबर नहीं होती थी कि वह होटल कंपनी के नाम से जानी जाने वाली किसी माफिया स्टाइल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर था। किसी को एहसास तक नहीं होता था कि होटल की दूसरी और 5वीं मंजिल के बीच की 4 मंजिलों में और बाकी मंजिलों में कोई फर्क था। तब सोहल की मेहरबानी से बखिया की मौत के बाद वो गोपनीयता भंग हो गई थी और होटल की ऐसी बदनामी ही थी कि उसकी ऊंचे दर्जे की क्लाइंट लगभग खत्म हो गई थी और बिजनेस चौपट हो गया था। बाद में इकबाल सिंह ने जब बखिया की जगह ले ली थी तो होटल के बिजनेस में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। उस सुधार में होटल का एयरपोर्ट के करीब होने का भी हाथ था। लेकिन तमाम सुधारों के बावजूद स्थानीय अभिजात वर्ग में होटल सी व्यू को अब गुंडे बदमाशों के अड्डे के नाम से ही जाना जाता था। विमल रिसेप्शन से परे लॉबी में एक ऐसे स्थान पर बैठ गया जहां से एक खंबे की ओट की वजह से रिसेप्शन पर से उसे नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अपनी उस पोजीशन से साइड की लिफ्टों को कवर करने वाले बिजली द्वारा संचालित दरवाजे का नज़ारा वो बखूबी कर सकता था। उसने अपना पाइप सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। आइंदा पौने घंटे में वो खास दरवाजा कई बार खुला और बंद हुआ, कभी किसी आगंतुक के लिए तो कभी किसी विदा होते मेहमान के लिए। आगंतुकों में विमल की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाहर निकलते हर शख्स को वो बड़ी बारीकी से मुआयना करता था।
कोई नतीजा न निकला और 15 मिनट बाद उसकी वो मुराद पूरी हुई जिसकी खातिर वो वहां बैठा हुआ था। बिजली द्वारा संचालित दरवाजा खुला और एक सूट बूटधारी साहब ने बाहर कदम रखा। उसके ऐन पीछे गत्ते का एक बड़ा सा आयताकार बक्सा उठाए एक व्यक्ति था। सूट बूटधारी व्यक्ति निश्चय ही कोई कंपनी का ओहदेदार या कोई मुआजिब मेहमान था, लेकिन उसके साथ निकले व्यक्ति की सूरत ही बता रही थी कि वो कोई मामूली आदमी था। वो कोई वेटर या बेल बॉय होता तो होटल के स्टाफ की वर्दी में होता, लेकिन वो एक 4 खाने की कमीज, डेनिम की जैकेट और वैसी ही जीन पहने था। ज़रूर वो कंपनी का कोई प्यादा था। वो दोनों आगे पीछे चलते उसके करीब आए और उसके सामने से गुजरे तो विमल को यकीन हो गया कि बोझ उठाए व्यक्ति प्यादा था। इसलिए यकीन हो गया क्योंकि वो उस प्यादे को पहचानता था। कंपनी से मुखालफत के शुरुआती दौर में बोरीवली रेलवे स्टेशन के एक टॉयलेट में वो शख्स अपने एक जोड़ीदार प्यादे के साथ इस अरमान के साथ मौजूद था कि सोहल को गिरफ्तार करके कंपनी के बड़े ओहदेदार मोहम्मद सुलेमान के सामने पेश करने की कामयाबी का सेहरा उन्हीं दोनों के सिर बंधने वाला था। तब उसके जोड़ीदार प्यादे ने उसे जॉनी के नाम से पुकारा था। जॉनी, कंपनी का प्यादा। ऐसी ही किसी जमूरे की उसे तलाश थी, ज़रूरत थी। उसने एक जम्हाई ली और उठकर खड़ा हो गया। उसने स्वचालित दरवाजे की ओर निगाह डाली तो पाया कि वो बंद हो भी चुका था। मुंह में पाइप दबाए लापरवाही से चलता हुआ वो बाहर की ओर बढ़ा। जब उसे बाहर पोर्टिको का नज़ारा होने लगा तो वो ठिठका। उसने देखा कि पोर्टिको में एक कॉन्टेसा खड़ी थी जिसकी पिछली सीट पर सूट बूटधारी साहब बैठ भी चुका था और कार का वर्दीधारी ड्राइवर प्यादे जॉनी की बक्से को कार की डिक्की में रखने में मदद कर रहा था। बक्सा डिक्की में पहुंच गया तो ड्राइवर ने उसका ढक्कन गिराया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जॉनी ने कार के पहलू में पहुंचकर साहब को सलाम मारा। गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो विमल आगे बढ़ा। गाड़ी चल पड़ी तो जॉनी चलती गाड़ी को एक सलाम मारकर वापस घूमा। तभी विमल दरबान द्वारा खोले गए शीशे के दरवाजे से बाहर निकला और दरवाजे की ओर लौटते जॉनी के सामने एकाएक थमकर खड़ा हो गया। अरे जॉनी, वो हैरानी से बोला, तू इधर? जॉनी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। अरे क्या आंखें फाड़ फाड़ के देखता है? विमल उसके कंधे पर एक धौल जमाता हुआ बोला, मालूम होता है पहचाना नहीं। मैं तो नहीं पहचाना बॉस, जॉनी खेदपूर्ण स्वर में बोला। अरे कौन सा बॉस? किधर का बॉस? अपन तेरा दोस्त है, बोल है कि नहीं? पण इधर आ। विमल ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी बाह थामी और उसे लगभग घसीटता हुआ टैक्सी स्टैंड की दिशा में ले चला। जॉनी उसके साथ खिसकता चला गया। वहां वो एक पेड़ की ओट में आमने सामने जा खड़े हुए। अब बोल, पहचाना? विमल अपनी पाइप से उसकी छाती टहोकता हुआ बड़े मोहब्बत भरे लहजे में बोला। जॉनी ने गौर से उसकी सूरत देखी और फिर हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। अरे डमडम, अपन डिकोस्टा, डेविड का दोस्त। डेविड का दोस्त? हाँ, साला जरा ड्रेस बढ़िया पहन लिया, हैट लगा लिया, पाइप लगा लिया तो तू अपन का थोबड़ा भूल गया। डिकोस्टा? कमाटेपुरी में घोर पड़े के घर में डेविड के साथ तेरे को मिला था। साला कितनी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता था उसके ठिए पर पहुँचने का वास्ते। कितना तरक्की किया अपना घोर पड़े। परेरा के बाद कंपनी का सिपह सलार बन गया, पर गॉड अनकाइंड हुआ उस पर जो वो जल्दी मारा गया। तू भी साला कोई तरक्की किया या नहीं? विमल ने फिर उसकी पीठ पर धौल जमाई। या अभी भी प्यादा ही है? ऐसे ही चल रहा है, वो संकोचपूर्ण स्वर में बोला। यानी कि प्यादा ही है? उसने सहमति में सिर हिलाया। अपन साला क्या था, अपन भी प्यादा की माफिक ही था, पर साला 2 चक्कर दुबई का लगाया कि तकदीर चमक गया। देख, साहब हो गया सूट बूट वाला। अब तो तेरा कंपनी का साहब लोग अपन को बुलाता है। अभी अपन उधर भाई सावन से मिल के आया, मालूम? अच्छा, और किशोर पिंगले से भी। उसी तो मैंने अभी उसकी कार में बैठाया था। मिलने का था, पर भाई सावंत को वो फ़ोन पर बोला कि उसे किधर जाना मांगता था। यानी कि सच ही बोला वो। अपन को कट करने के लिए खाली पीली बोम नहीं मारा। खैर कोई वांदा नहीं।
अपन अभी 1 वीक इधर ही है, फिर मिलेगा। तो तुम कंपनी के ओहदेदारों से? अरे अपन क्या किसी से कम है? देख लेना, 1 साल में अक्खी बम्बई में कोई बड़ा बाप होएगा तो वो या तो अपन होएगा या फिर अपना गजरे। गजरे? गजरे साहब? अरे वही अपना व्यास शंकर, जो पहले अपने इकबाल सिंह के अंडर में चलता था। लेकिन तू साहब लोगों की बातें छोड़ और यार लोगों की बातें कर। बोल, अपना डेविड कैसा है? कुछ तरक्की किया वो कंपनी में, या वो भी अभी तेरी तरह प्यादा ही है? वो तो अभी प्यादा ही है। खैर कोई वांदा नहीं। अब गॉड सब पर तो वैसे काइंड नहीं होता ना, जैसे वो अपन पर हुआ। आजकल है किधर वो? वो तो किधर भी होएगा, अपन जाके मिलेगा। अभी का अभी जाके मिलेगा। बोल, किधर है वो? डिकोस्टा, तू मेरे को कुछ बोलने तो दे। अरे बोल ना भीड़ू, जितना मर्जी बोल, तेरे को ही तो बोलने का है। अपन तो खाली पीली सुनेला है। पर एक बात हम पक्का सोच के रखा, अब एक यार मिल गया है तो दूसरे से भी अपन अब भी मिलना मांगता है। साला वो भी अपना सूट बूट देखकर तेरे माफी की चक्कर खा जाएगा। क्या? वो तो है, पण अब बोल, किधर है अपना डेविड आजकल? ऊपर। क्या? तू मेरे को बोलने तो देता नहीं। बोलने दे तो बोलू ना कि डेविड खल्लास हो गया। सांता मारिया, विमल भौचक्का सा बोला। अपना डेविड खल्लास हो गया? हाँ। कब? 2 महीना हुआ। कैसे? मनोरी बीच पर कोस्टल पुलिस की गोली खा गया। हाय डेविड, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे। उसने बड़े ड्रामेटिक अंदाज से जॉनी के कंधे पर अपना सिर डाला और जोर जोर से सुबकने लगा। मन ही मन वो कलप रहा था कि उसका ड्रामा इतना कामयाब रहा था, लेकिन बेकार गया था। जॉनी असमंजस की मुद्रा बनाए यूं विमल की पीठ थपथपाने लगा, जैसे उसी के दिलासा देने से विमल की जान में जान आने वाली थी। वैसे वो अभी भी अपनी याददाश्त को कोस रहा था कि क्यों उसे याद नहीं आ रहा था कि वो डिकोस्टा नाम के उस डेविड के यार से कब मिला था। 1 मिनट बाद विमल ने सिर उठाया और चश्मा उतारकर अपनी खुश आंखों पर रुमाल फेरा। फिर कांपते हाथों से उसने अपना बुझा हुआ पाइप फिर सुलगाया। खैर, आखिरकार वो बोला, अब गॉड ऑलमाइटी को ऐसे ही मंजूर तो अपन क्या कर ना सकता। गॉड डेविड को अपना पास बुलाया। डेविड गया। अपन को बुलाएगा तो अपन जाएगा, जॉनी को बुलाएगा तो जॉनी जाएगा। क्या? बरोबर बोला बॉस। अरे बॉस नहीं, फ्रेंड बोल, फ्रेंड। क्या? फ्रेंड? हाँ फ्रेंड। अब बोल, वो कैसा है? वो कौन? अरे वही छोकरा जो रिसेप्शन पर होता था और डेविड का फ्रेंड था। कौन छोकरा? नाम तो अपन को याद नहीं, पर अपन डेविड के साथ और उसके साथ भी भिंडी बाजार में ऑल नाइट सेशन में बैठा था। बाटली छोकरी लोग दी वर्क्स। अरे वैसे ही जैसे तेरे साथ घोर पड़े के चौबारे में बैठता था डेविड के साथ, मालूम? जॉनी ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। क्या नाम था उस रिसेप्शन क्लर्क का? मेरे को तो मालूम नहीं। तो किसकी बात करेला है? कैसा मेमोरी है तेरा? अरे रिसेप्शन पर वो गोरा सा, स्मार्ट सा, मॉडर्न सा, खूबसूरत सा, छोकरी लोगों जैसा नचागत दिखाने वाला, बात बात पर शेर कहने वाला भीड़ू नहीं होता था, जो अपनी डेविड का खास फ्रेंड था? मेरे को तो कोई याद नहीं पड़ रहा। अरे जो 6 महीने पहले खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया गया था, भला सा नाम था उसका। अब साला अपन का मेमोरी भी फ्रैक्चर हुएला है। नौकरी से निकाल दिया गया था? क्यों भला? होटल की ही एक सर्वेंट छोकरी के साथ होटल के ही एक कमरे में ड्यूटी आवर्स में ही मस्ती मारता जो पकड़ा गया था। बोलता था डोंगरे ने उसे खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया था। तेरे को बोलता था? नहीं, डेविड को बोलता था। डेविड मेरे को बोला। बाप, तो उस छोकरे की बाबत इतना कुछ जानता है, पर नाम नहीं जानता उसका। जानता है, क्यों नहीं जानता, बरोबर जानता है। पर साला मेमोरी इस वक्त फॉरेन कंट्री घूमने गएला मालूम होता है। अब उनको वो क्या कहते हैं मेडिकल जुबान में, नामों के मामले में कभी कभी साला ऐसा मेंटल ब्लैकआउट हो जाता है कि नाम साला दिल में बज रहा होता है, जुबान पर नहीं आता। पर जॉनी, तेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरे को तो डेविड के उस फ्रेंड का नाम मालूम होना चाहिए। क्या?
जॉनी ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? अपुन कंपनी का आदमी है, प्यादा है। होटल का स्टाफ से अपुन का कभी वास्ता नहीं पड़ता। डेविड भी तो प्यादा था। वो उस रिसेप्शनिस्ट छोकरी का फ्रेंड कैसे था? क्या पता कैसे था। शायद वो उसकी होटल की नौकरी से पहले से उसे जानता हो। बढ़िया छोकरा था जॉनी। अपुन को उससे बहुत जरूरी मिलने का था। क्यों? वो अपुन से 20,000 रुपये उधार लिए था। 2 महीना बाद वापस करने को बोला। अब 8 महीना हो गया। अपुन डेविड के बोलने पर दिया। अब डेविड गॉड के पास चला गया तो अपुन कैसे वापस लेगा अपना रोकड़ा? नाम याद आ भी जाएगा तो क्या होएगा? नौकरी तो वो कब का छोड़ गया। किधर में ढूंढेगा अपुन उसको अपना रोकड़ा के वास्ते? जॉनी ने हमदर्दी में गर्दन हिलाई। जॉनी, मेरे फ्रेंड, मेरे बिरादर, तू मेरा ये काम करना। कौन सा? उस भीड़ू का मौजूदा पता मालूम कर। रिसेप्शन के स्टाफ में तो कईयों को, बल्कि सबको उसको याद होगी। तू मेरी खातिर रिसेप्शन से मालूम कर कि। विमल ने देखा जॉनी पहले ही इनकार में सिर हिलाने लगा था। क्यों? विमल सकपकाया। क्या वांदा है? बाप, अपुन के टाइप के लोगों का, प्यादा लोगों का, होटल के स्टाफ के लोगों से मिलना जुलना मना है। उनके करीब भी आना मना है। मेरे को तो लॉबी से गुजरना भी मना है। अभी जो तू मेरे को लॉबी में देखा तो इसलिए देखा क्योंकि मेरे को पिंगले साहब का सामान उनकी कार में पहुंचाने का था। अभी बाजू के रास्ते का गार्ड मुझे बाजू के रास्ते से ऊपर जाने देगा तो इस वास्ते जाने देगा क्योंकि पिंगले साहब मेरे वास्ते उधर ऐसा बोल के गया। वरना। वो खामोश हो गया। वरना तेरे को बेसमेंट की सुरंग के रास्ते भीतर एंट्री लेना पड़ता। बाप, जॉनी भयभीत भाव से बोला। तू तो बहुत कुछ जानता है इधर के बारे में। कैसे नहीं जानेगा? विमल गर्वपूर्ण स्वर में बोला। अपुन इधर के ओहदेदारों के साथ उठता बैठता है। कोई मजाक है? तो? जॉनी संदिग्ध भाव से बोला। जो कुछ तू मेरे से पूछेला वो तू बॉस लोगों से ही क्यों नहीं पूछता? अभी भाई सावंत से ही क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो मेरे को पूछता कि क्यों पूछता है। तब जब अपुन उसको बताता कि 20,000 रुपल्ली की मामूली रकम की वसूली की खातिर पूछता है तो मालूम वो मेरे को क्या बोलता? क्या बोलता? डिकोस्टा, तू बॉस लोगों की सोहबत के काबिल नहीं। जाके चौपाटी पर भेलपूरी बेच। जाके जूहू पर नारियल पानी बेच। जाके फ्लोरा फाउंटेन पर जूतों को पॉलिश मार। क्या? जॉनी ने बड़ी संजीदगी से, बड़ी हमदर्दी से सहमति में सिर हिलाया। अपुन साला सूट वाला साहब है, हैट वाला साहब है, पाइप वाला साहब है। अपुन ऐसी बातें सुनने को सकता, वो भी 20,000 रुपल्ली की खातिर। अगर ऐसा है तो छोड़ क्यों नहीं देता उन 20,000 रुपयों का पीछा? क्योंकि ये रोकड़े का सवाल नहीं, ये अपुन की प्रेस्टीज का सवाल है। कोई साला फ्रेंड बनकर अपुन को 20,000 का चूना लगाएगा, अपुन कैसे बर्दाश्त करेगा? करेंगा तो अपुन का नाक मोरी में होएगा। क्या? बरोबर बोला। रिमेंबर सोहल? सोहल जो बखिया के टेम में ही कंपनी की आंख में डंडा केला था और आज तक कर रहा है। अरे भीड़ू, वही जो सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, विमल कुमार खन्ना, गिरीश कुमार, बनवारी लाल, रमेश कुमार शर्मा, कैलाश मल्होत्रा, बसंत कुमार, नितिन मेहता, कालीचरण, P.N. घड़ीवाला जैसे कई नामों से जाना जाता है और आज की तारीख में 7 स्टेट में इश्तिहारी मुजरिम है जिस पर सरकार 3 पेटी का इनाम बोल के रखा है। क्या? जॉनी का सिर मशीन की तरह सहमति में हिला। जो तेरे को बोरीवली स्टेशन पर मिला था और जिसने तेरे जोड़ीदार के साथ वहां से तेरे को जबरदस्ती वापस कंपनी के पास डिस्पैच किया था। जॉनी के नेत्र यूं फैले कि यही गनीमत थी कि वो अपनी कटोरियों से बाहर न उबल पड़े। तेरे को ये भी मालूम? वो बोला तो उसके स्वर में आश्चर्य का कम, अविश्वास का ज्यादा पुट था। मालूम, विमल बोला। और मालूम कौन बताया? कौन बताया? खुद दंडवते, कंपनी का तब का सिपहसालार, तब जिसके सामने मेरी औकात हाथी के मुकाबले में चींटी जैसी थी। वो बताया? दंडवते? बरोबर बताया। मालूम? क्यों बताया? क्यों बताया? जॉनी मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। क्योंकि वो अपुन की तब की चींटी जैसी औकात के बावजूद अपुन को फ्रेंड मानता था। एन वैसे ही जैसे मैं डेविड को अपना फ्रेंड मानता था, तेरे को अपना फ्रेंड मानता हूँ। क्या? जॉनी का सिर सहमति में हिला।
अब तू अपनी फ्रेंड की इतनी भी मदद नहीं कर सकता कि तू किधर से भी मेरे को उस रिसेप्शनिस्ट छोकरे का नाम पता मालूम करके दे। मैं कैसे मालूम करूं? मेरे से पूछेला है। पण देख, सुन, अब सुन अपुन क्या बोलता है। जॉनी माय लव, तेरी मदद से अगर मेरा 20,000 का रिकवरी होता है तो टोटल अमाउंट की ग्रैंड पार्टी, बॉम्बे की टॉप की 2 छोकरी, टॉप की विस्की, टॉप का होटल रूम, दी वर्क्स। क्या? ठीक है, जॉनी अनिश्चित भाव से बोला। मैं कोशिश करूंगा। मैं 2-3 दिन में तुम्हारे को खबर करूंगा। 2-3 दिन में? बरोबर। पर मेरे को आज ही मांगता है उसका पता। वो किस लिए? क्योंकि कल अपन को गोवा जाने का है। डिकोस्टा, जॉनी तनिक संदिग्ध भाव से बोला। अगर कल तेरे को गोवा जाने का है तो वो ग्रैंड पार्टी कब को होएगा? वाह! विमल उसकी पीठ पर धौल जमाता हुआ प्रशंसात्मक स्वर में बोला। साला, कैसा बिलेट का माफिक शार्प दिमाग पाया है अपना जॉनी। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक गोवा की प्रोग्राम कट। बढ़िया बढ़िया। अब बोल, तू मेरे को उस छोकरी की खबर कैसे करेगा? किधर करेगा? तू बोल। अपन तेरे को फोन लगाएगा। तो कोई नंबर बता जिधर तू कॉल सुनना सकता है। जॉनी ने एक नंबर बताया जिसे विमल ने सुनने तक की कोशिश न की। उस शख्स की तलाश में वो इतना लंबा इंतजार करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। बढ़िया, प्रत्यक्ष वो बोला। पण डिकोस्टा, जॉनी बोला, तो इधर बॉम्बे में किधर पाया जाता है? अपना तो बॉम्बे में वही पुराना पता है, दगड़ी चौल। अपन साला अंडरवर्ल्ड का किंग भी बन जाए तो दगड़ी चौल नहीं छोड़ने वाला। इतना लकी है वो ठिया हमारा वास्ते। फिर विषय परिवर्तन की नीयत से उसने अकारण जोर का अट्टहास किया और बोला, ओके माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय लव, अब अपन को जाने का है। शेक हैंड्स। फिर विमल ने जबरन उसका हाथ थामा, उसे दबाया, हिलाया, झकझोरा और छोड़ दिया। विमल ने उसकी पीठ पर फिर एक धौल जमाई और अपन का कार उधर खड़ेला है कहकर लंबे डग भरता हुआ होटल से विपरीत दिशा में चल दिया। जॉनी कुछ क्षण असमंजस की मुद्रा में यथास्थान खड़ा रहा और फिर वापस होटल में दाखिल हो गया। दाता, रास्ते में विमल सोच रहा था, काम ना होना हो तो खामखा अड़ंगे बन जाते हैं। डेविड ने भी अभी मरना था। वो जिंदा होता तो विमल उससे जबरन अपनी मतलब की जानकारी निकलवाने से गुरेज न करता। ऊपर से जॉनी बिल्कुल ही लल्लू और कंपनी का पूरा पूरा खौफ खाने वाला और उसके स्थापित निजाम का पूरा पूरा अदब करने वाला प्यादा निकला था। अब क्या करूं? उसने होटल में ही एक कोशिश और करने का फैसला किया। 10 मिनट बाद वो फिर होटल की लॉबी में दाखिल हो रहा था। इस बार उसका निशाना लॉबी में ही स्थित बार था। उसने बार में कदम रखा तो पाया कि उस घड़ी वो लगभग खाली था। वो एक नीम अंधेरे कोने में लगी एक टेबल पर जा बैठा। तत्काल एक वेटर उसके करीब पहुंचा। उसने उसे बियर और फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर दिया। वेटर रुखसत हुआ तो उसने पाइप में फिर से तंबाकू भरा और उसे सुलगाकर उसके छोटे छोटे कश लगाता सोचने लगा, क्या वेटर से कुछ पूछना मुनासिब होगा? क्या हर्ज था? बार लगभग खाली पड़ा था। ऐसे फुर्सत के वक्त में वेटर को भी बतियाने में क्या गुरेज होता? ऊपर से वो तो होटल के स्टाफ का आदमी था, इसलिए उस पर तो वो पाबंदी भी आयद नहीं होती थी जो कि जॉनी कहता था कि उस पर प्यादों पर, दादा लोगों पर आयद होती थी। तभी वेटर बियर के साथ लौटा। गुड, विमल बोला, इसे कहते हैं फास्ट सर्विस। शाबाश। थैंक यू सर, वेटर बोला। उसने विमल को बियर सर्व की। ये तुम्हारी एडवांस टिप। विमल उसे एक नोट थमाता हुआ बोला, बाकी बाद में देखेंगे। वेटर ने नोट थामकर उस पर निगाह डाली। पाया कि नोट 100 का था तो उसकी पांचें खिल गई। थैंक यू सर, वो मिलिट्री मैन जैसी मुस्तैदी से विमल से सैल्यूट मारता हुआ बोला। विमल ने लापरवाही से गर्दन हिलाई। वेटर विदा हो गया। विमल ने बेमन से बियर की एक चुस्की ली और पाइप के कश लगाने लगा। जेट प्लेन की रफ्तार से वेटर फ्रेंच फ्राइज के साथ वापस लौटा। वेटर बड़े अदब से मुस्कुराया। क्या नाम है तुम्हारा? फड़के साहब। अभी नहीं फड़के साहब, बियर से नहीं फड़कते, विस्की से फड़कते हैं और विस्की साहब रात को पीते हैं। साहब, मेरा नाम फड़के है। ओह, हम तो कुछ और ही समझे थे। पुराने मुलाजिम हो यहाँ के? जी हाँ, 6 साल से। फिर तो यहाँ के सारे ही स्टाफ से वाकिफ होंगे।
जी हाँ, हम ऊपर रूम नंबर 809 में हैं। कॉल नाम है हमारा। बम्बई जब भी आते हैं यहीं ठहरते हैं। बार में तो आपको पहले कभी नहीं देखा साहब। हम अपने शौक रूम में ही फरमाते हैं। वहाँ हम कभी तन्हा जो नहीं होते। आज कई सालों बाद पहली बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि हमारे साथ कोई। विमल ने बड़े रंगीन अंदाज से मुस्कुराते हुए वेटर की तरफ देख। साथी नहीं है जो कि कमरे में हमारा साथ दे, इसलिए सोचा बार में ही चलते हैं। बम्बई में साथियों की क्या कमी है सर? एक की ख्वाहिश करो, 1000 पेश होते हैं। होती हैं, विमल ने संशोधन किया। वही, आप चाहें तो यहाँ भी अभी हमें मालूम है। रिसेप्शन पर एक गोरा सा, मॉडर्न सा, खूबसूरत सा, लड़कियों जैसा खूबसूरत सा, शेर व शायरी का शौकीन छोकरा हुआ करता था, जिसका नाम तो हमें याद नहीं। शिंदे? वेटर तत्काल बोला। विनोद शिंदे? धन करतार, विमल मन ही मन बोला। यही नाम होगा, प्रत्यक्षता बोला। उसने यहाँ हमारी ऐसी खिदमत बहुत बार की थी। हमारे इशारा करने की देर होती थी कि वो बस एक फ़ोन लगाता था मिसेस पिंटो को कि चांद का टुकड़ा हमारे आगोश में होता था। मिसेस पिंटो? अरे वही साइन वाली। आप मिसेस पिंटो से वाकिफ़ हैं? बहुत पुराने वाकिफ़ हैं, तब से वाकिफ़ हैं जबकि उसका धंधा सायन के उस बंगले से चला करता था, जो कि पता नहीं कैसे आग के हवाले होकर पूरे का पूरा जल फूक गया था और उसे उसी इलाके के एक फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ा था। आप मिसेस पिंटो से वाकिफ़ हैं, फिर भी आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसे फ़ोन शिंदे से करवाते थे। करवाते कहाँ थे, करवाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी। हमें आया देखकर शिंदे खुद ही फ़ोन कर देता था। ओह, अब आज वो नहीं है तो हमें खुद फ़ोन करना पड़ेगा। मिसेस पिंटो को? जाहिर है, अभी किया नहीं। किया था, होटल में कदम रखते ही किया था, लेकिन वो फ्लैट में नहीं थी। कोई बोला कहीं बाहर गई है, शाम को लौटेगी। अब शाम को फिर करेंगे या उस लड़के को बोलेंगे जिसका क्या नाम बताया था तुमने? शिंदे। साहब, आप बोलें तो आपके लिए साइन में मैं अभी फ़ोन लगा देता हूँ। अभी क्या फ़ायदा होगा? हम बोला ना, कोई बोला कि वो शाम को लौटेगी। फिर हमारी पसंद तो तुम नहीं जानते ना। वो तो या हम जानते हैं या वो रिसेप्शन क्लर्क शिंदे जानता है, बल्कि अब तो वो भी नहीं जानता। जी, मेरा मतलब है पहले जानता था, अब नहीं जानता। पहले हमारी फेवरेट थी विमला, संध्या, सिल्विया, जजाबैल। वो तो उन्हीं में से किसी एक को कॉल साहब के लिए भेज देने के लिए मिसेस पिंटो को बोल देता। एक बार तो उसने, विमल ने फरमाइशी ठहाका लगाया, हमारे लिए चारों को ही बुला लिया था। वेटर भी बड़े अदब से हंसा। वैसे है कहाँ वो शिंदे? आज उसका ऑफ है या उसकी किसी और शिफ्ट की ड्यूटी है? वो तो साहब अब यहाँ की नौकरी में नहीं है। ऐसा? जी हाँ, 6 महीने हो गए हैं उसकी तो यहाँ से छुट्टी होकर हटे हुए। दैट्स टू बैड। तो अब कहाँ है वो शिंदे? पता नहीं, नई नौकरी का ना पता हो, यही पता हो कि वो रहता कहाँ है। नहीं पता साहब। तुम्हें नहीं तो किसी और को पता हो। वेटर खामोश रहा। विमल ने अपना पर्स निकाला और उसमें से एक बार में 100 का नोट खींचता और उसे टेबल पर रखता हुआ बोला, ये तुम्हारी फ्रेंच फ्राइज की टिप, ये टोटल सर्विस की टिप, और ये और ये मुझे विनोद शिंदे का पता मालूम करके देने की टिप। साहब, वेटर कठिन स्वर में बोला, आप जानना क्यों चाहते हैं शिंदे का पता? हर बात हर किसी की समझ में आने वाली नहीं होती लड़के, आई मीन फड़के। लेकिन फिर भी जानना चाहते हो तो सुन लो कि हम फूलों से उकताए हुए हैं। हमारी शौकीन मिजाजी की आज की मांग है कली, ऐसी कली जिसके फूल बनने में अभी बहुत वक्त बाकी हो। और इस सिलसिले में हमें मिसेस पिंटो से ज़्यादा शिंदे से उम्मीदें हैं। उसने पहले कभी आपके लिए ये काम किया था? हाँ, तभी तो हमें मालूम है कि वो ये काम कर सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो? बेशक करो, लेकिन शिंदे का पता हमें फिर भी चाहिए। मैं मालूम करता हूँ अभी, मैं अभी मालूम करता हूँ। शाबाश। वेटर ने टेबल पर से नोट बटोरे और वहाँ से विदा हुआ। विमल ये देखकर तनिक सक पकाया कि वो बार से बाहर को जाने की जगह भीतर की तरफ कहीं जा रहा था। नीम अंधेरे में अपलक झांकता विमल उसे एक दरवाजे के पीछे गायब होता देखता रहा। 2 मिनट बाद
वेटर दरवाजे से बाहर निकला तो उसके साथ काला सूट पहने एक और व्यक्ति था। वेटर ने एक गुप्त इशारा विमल की दिशा में किया। काले सूट वाले का सिर सहमति में हिला। फिर वेटर वापस उस दरवाजे के पीछे गायब हो गया और काले सूट वाला लापरवाही से चलता हुआ बाहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसके वहां से बाहर निकलते ही विमल अपने स्थान से उठा और चुपचाप बाहर को चल दिया। बाहर उसने काले सूट वाले को रिसेप्शन की ओर बढ़ते पाया तो उसने राहत महसूस की। जरूर वो कोई स्टीवर्ड था जिसे वेटर फड़के ने शिंदे का पता रिसेप्शन से दरियाफ्त करने के लिए पटाया था। लेकिन काले सूट वाला रिसेप्शन के करीब पहुंचकर न वहां ठिठका और न वहां मौजूद 3 क्लर्कों में से किसी से मुखातिब हुआ। वस्तुतः उसका लक्ष्य रिसेप्शन के पहलू में बना वो बंद दरवाजा था जिस पर पीपल के अक्षरों में अंकित था सिक्योरिटी ऑफिसर। विमल का माथा ठनका। वो तत्काल होटल के मुख्य द्वार की ओर सरक गया और वहां के एक विशाल खंबे की ओट में हो गया। उसके देखते देखते काले सूट वाला वो बंद दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। विमल प्रतीक्षा करने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।